नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। देखिए, जो पुराने वीडियो और साथ बेसिक पिछला जो टॉपिक था अपना, वो ज्वालामुखी, अपन उसमें पूरा तरीके से 2 वीडियो मैंने ज्वालामुखी के बनाए। कहीं से भी ज्वालामुखी को एक भी क्वेश्चन अपन ने ऐसा नहीं छोड़ा कि यदि ज्वालामुखी से क्वेश्चन बनता है तो 100% जहां तक पूरा उम्मीद है कि अपना क्वेश्चन जो अपने 2 वीडियो हैं वहीं से ही उठाएगा वो। अब देखिए, इसके बाद जो आज का अपना नया टॉपिक है वो है भूकंप, अर्थक्वेक। अब देखिए, ये भूकंप पढ़ाने से पहले 2-3 चीजें आपको मैं बेसिक रूप से बताना चाहता हूं कि देखिए, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो पूरा वीडियो देखते हैं, विथ नोट्स भी बना रहे हैं, उनके लिए ये है कि सबसे पहले करना क्या है कि जब आप ये वीडियो देखो, पहले देखने के बाद तुरंत आपको जो भी आपके पास बुक हो, कोई ऐसी बुक नहीं, भूकंप हर जितनी भी बुक उठाओगे सब कोई सी भी बुक होगी आपके पास तो भूकंप का यही सब चीजें लिखी होंगी। कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, जितनी मोटी बुक ले लोगे तो उसमें थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल होगा, ठीक है। सब कोई सी भी बुक हो आपके पास, वीडियो देखने के बाद तुरंत आपको अपनी बुक से पढ़ना है, भले ही लूसेंट हो आपके पास तो लूसेंट से ही आप भूकंप पढ़ो कि आज अपन वीडियो देख रहे हैं और आज के आज ही वो भूकंप पूरी तरीके से, जो भी टॉपिक चल रहा है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए, तो इसी बात से आगे शुरुआत करते हैं अपन भूकंप। उसमें देखो, भूकंप को अर्थक्वेक बोलते हैं। देखो, एक चीज आप लोग, मैंने शुरुआत पे ही जब ज्वालामुखी पढ़ाना मैंने चालू किया था, उसी में आपको मैंने बताया था कि यदि ज्वालामुखी में प्लेट विवर्तन की सिद्धांत समझाया और ज्वालामुखी को विशेष रूप से समझाया मैंने। यदि वो अच्छी तरीके से आपने देखा होगा, वीडियो समझ में आया होगा, तो आप अब ये भूकंप और सुनामी, ये पूरे 3 चीजें, ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी, ये तीनों एक से रिलेटेड हैं, बिल्कुल रिलेटेड हैं और बहुत अच्छी तरीके से इनमें पकड़ बनाई जा सकती है। देखो भूकंप में है क्या। भूकंप की यदि साधारण सी परिभाषा भूकंप की दी जाए तो उसमें यही कह सकते हैं कि भूकंप जो है तो भूपटल की, जो पृथ्वी है अपनी, उसका कंपन है, ठीक है। कंपन अथवा लहर है, मतलब यदि पृथ्वी कांपने लगती है तो उसी को अपन क्या कहते हैं, भूकंप आ रहा है। सिंपल सा यही है, कंपन या लहर है, ठीक है। अब देखो, वो जो कंपन या लहर है उसको अब विशेष रूप से अपन जानते हैं कि ये होता कैसे है और किस तरीके से यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पहला फैक्ट इसका ये हो जाएगा कि भूकंप विज्ञान की क्वेश्चन ये यहां से ये बन सकता है कि जिस भूकंपों का अध्ययन किस विज्ञान के तहत, यानी भूकंपों का अध्ययन जो किया जाता है, भूकंपों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि भूकंपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो भूकंपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी। बस ये शब्द आपको रट लेना है, याद कर लेना है कि भूकंपों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, सिस्मोलॉजी कहा जाता है भूकंपों के अध्ययन को। बात क्लियर हुई। अब देखिए अगली बात, देखो आपने देखा होगा कि भूकंप आने के कुछ सेकंड पहले, ठीक है, कुछ सेकंड या मिनट, ये इतने पहले, मतलब अपन को न्यूज में या इसमें ये प्रसारित कर देते हैं कि भूकंप आने की संभावना है, भूकंप आ सकता है। ये पर्टिकुलर क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में डिटेक्ट कर लेते हैं पहले से। वो कैसे करते हैं डिटेक्ट, देखो कुछ तो पैमाने हैं कि जिसकी कितनी तीव्रता का आया, वो भी आपने न्यूज़पेपर या टीवी में देख लेते होंगे कि न्यूज में कि इतनी तीव्रता का भूकंप आया। ये सब जानकारी कैसे प्राप्त होती है, देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है भूकंप का सिस्टम समझना, क्योंकि भूकंप से ही ज्वालामुखी है। देखो क्या होता है कि जहां पर भूकंप आने की संभावना होती है वहां सबसे पहले उस पर्टिकुलर क्षेत्र में रेडॉन गैस, कौन सी गैस, रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। कौन सी, रेडॉन गैस, उस वायुमंडल में उस पर्टिकुलर क्षेत्र में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। उसको डिटेक्ट करते हैं और समझ में आ जाता है कि यहाँ भूकंप आने वाला है और भूकंप आ जाता है। बस इतनी सी बात है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भूकंप आने के पहले कौन सी गैस प्रसारित होती है, कि कौन सी गैस वातावरण में या उस क्षेत्र में पाई जाती है। तो सबसे अधिक मात्रा में वहां पर क्या है, रेडॉन गैस की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब आगे देखिए, देखो जब भूकंप आता है, मान लो कि ये एक पृथ्वी का क्षेत्र है, ठीक है, तो भूकंप की 2 चीजें रहती हैं। एक उसका फोकस होता है जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में भूकंप मूल और इंग्लिश में बोलते हैं फोकस, और एक होता है एपिसेंटर जिसको बोलते हैं भूकंप केंद्र। ठीक है, 2 चीजें होती है, भूकंप मूल और भूकंप केंद्र। देखो भूकंप मूल क्या होता है कि जहां से भूकंप प्रारंभ होता है, मतलब पृथ्वी के नीचे जहां से भी कंपन प्रारंभ होता है। कंपन होता कैसे है, आगे बहुत अच्छी तरीके से सब क्लियर होता जाएगा, बस आप केवल एक एक शब्द सुनते बस चलिए। देखो भूकंप मूल क्या होता है, यानी कि फोकस क्या होता है कि जहां से भूकंप की स्टार्टिंग होती है, मतलब जहां से कंपन, जहां से तरंगों का निकलना शुरू होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं भूकंप मूल या उसको इंग्लिश में बोलते हैं फोकस। तो मान लो ये पृथ्वी है और पृथ्वी का भूकंप मूल यहां से भूकंप आना शुरू हुआ,
हुआ। अब ये ऐसा नहीं है कि आप जो पिछले वीडियोस में मैंने आपको भूप्रपट्टी बताई, मेंटल बताया, क्रोड बताया, तो ये कहीं से भी मतलब पता चला कि ये सतह है, सतह से 30 किलोमीटर के अंतर्गत ही भूकंप ये फोकस बन गया और एपिसेंटर उसके ऊपर कहीं सीधा देखो फोकस यहाँ बन गया और एपिसेंटर जो होता है वो सीधा सीधा 90 डिग्री पे बनता है, फोकस से 90 डिग्री पर एपिसेंटर बनता है, तो ऊपर एपिसेंटर बन गया। वो क्या होता है उसको भी मैं बता रहा हूँ। देखो भूकंप मूल समझ में आया। भूकंप मूल क्या होता है कि जहां से भूकंप मूल की परिभाषा से कह सकते हैं, पर जिस स्थान से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे क्या कहते हैं, भूकंप मूल कहते हैं। बात क्लियर। अब इसके बाद भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र का मतलब होता है एपिसेंटर, इसको क्या बोलते हैं, एपिसेंटर भूकंप केंद्र को। इसमें क्या होता है कि भूकंप के जहां पर सर्वप्रथम भूकंपीय लहरों का अनुभव प्रारंभ होता है, मतलब जैसे भूकंपीय लहरें क्या होती हैं, अब वो अभी आगे आपको बताऊंगा भूकंपीय लहरें होती क्या है, क्या क्या है, कितने प्रकार की भूकंपीय लहरें होती है। तो यहां पर भूकंप का देखो यहां से शुरुआत हुई और एपिसेंटर होता है कि यहां से लहरें जब मतलब सबसे पहले डिटेक्ट की जाती हैं एपिसेंटर से भूकंपीय लहरें। तो भूकंप केंद्र का क्या होगा या एपिसेंटर को क्या बोलेंगे कि जहां पर भूकंपीय लहरों का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। ठीक है, भूकंपीय लहरों का अनुभव करेंगे तो भूकंप केंद्र, और जहां से भूकंप का प्रारंभ होगा उसको क्या बोलेंगे, फोकस। बात यहां तक समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं है, पहला भूकंप विज्ञान को क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी। भूकंप के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सिस्मोलॉजी। जहां भूकंप आता है वहां सबसे पहले किस गैस की उत्पत्ति होती है, तो रेडॉन गैस। भूकंप मूल यानी कि फोकस या फोकस लिखा होगा या भूकंप मूल, ये क्या होता है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको कहते हैं भूकंप मूल। भूकंप केंद्र क्या कहलाता है, एपिसेंटर, मतलब जहां पर सबसे पहले लहरें आती है, भूकंप आने की जो लहरें होती है जहां सबसे पहले आती हैं, एपिसेंटर। आपके दिमाग में चलता होगा लहरें तो समुद्र में आती हैं, यहां कैसी, वो आपको आगे समझ में आएगा। अभी आप सुनते जाइए तो लहरें समझ में आएगी कैसी लहरें आती है। इसको क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं, और ये 90 डिग्री पर बनता है हमेशा। बात यहां समझ में आई, क्लियर हो गई। अब चलिए आगे। अब देखो दो क्वेश्चन एक ऐसे हैं जो अधिकतर पूछे जाते हैं। एक होता है समभूकंप रेखा, मैं यहां पर और अच्छे तरीके से ये यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखो आगे एक क्वेश्चन है आपका समभूकंप रेखा, यही दिख रहा होगा आपको, मैं बार बार बोल रहा हूं इसको, समभूकंप रेखा, ये इसको बोलते हैं आइसोसीस्मल लाइन। बस ये मेरा शब्द बिल्कुल याद रखें, दिमाग में बैठा लें, आइसोसीस्मल लाइन। ये क्वेश्चन बार बार आता है, होमोसीस्मल लाइन और आइसोसीस्मल लाइन, ये दो क्वेश्चन है भूकंप के जो वनडे एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। ये क्या होते हैं और क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी मैं बता रहा हूं। एक होता है समभूकंप रेखा, ये इसको क्या बोलते हैं, आइसोसीस्मल लाइन, और एक होता है सहभूकंप रेखा, सम और सह, बस इतना अंतर है। तो ये हिंदी में बहुत कम पूछा जाता है, इंग्लिश में इसका नाम हिंदी में लिखा रहता है, होमोसीस्मल लाइन हो गई, सहभूकंप रेखा। अब ये समभूकंप रेखा और सहभूकंप रेखा होती क्या है, देखो जो समभूकंप रेखा है यानी कि आइसोसीस्मल लाइन है, वो ये क्या करती है, ये लाइन मतलब समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, आइसोसीस्मल लाइन। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है समभूकंप रेखा या आइसोसीस्मल लाइन। मतलब ऐसे समान भूकंपीय तीव्रता, मतलब मान लो एक ये स्थान है, ये स्थान है और ये स्थान है, यहां आया 6 डिग्री, यहां भी 7, यहां भी 6 मान लेते हैं, यहां भी 6 मान लेते हैं। अब ये 6 करके ये ऐसे इनको मिला लें, ये यहाँ 6 आया, यहाँ 6 आया, तो इस तरीके से कुछ भी ऐसे लाइन जो भी बना दी गई, तो इस लाइन को मतलब तीव्रता से अपन ने देखा गया, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, आइसोसीस्मल लाइन, या इसको बोलते हैं समभूकंप रेखा। इस क्वेश्चन कैसे बनेगा कि समान भूकंपीय तीव्रता को, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो बिल्कुल दिमाग में बार बार मैं इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भूकंप में। उसको क्या बोलते हैं, आइसोसीस्मल लाइन बोलते हैं। क्लियर। अब सहभूकंप रेखा या होमोसीस्मल लाइन क्या होती है, देखो अब होमोसीस्मल लाइन होती है कि जहां भूकंप एक साथ अनुभव किए जाते हैं। क्या होता है, जहां भूकंप एक साथ अनुभव किए जाते हैं, बस ये एक लाइन बिल्कुल याद रखनी है। भूकंप के झटके एक साथ जहां अनुभव किए जाते हैं उसको बोलते हैं, यदि उन स्थानों पर लाइन खींच दी जाए और मिला दिया जाए उनको, तो उनको बोलते हैं होमोसीस्मल लाइन। देखो समान भूकंपीय, देखो ये समभूकंप रेखा क्या है, यानी कि आइसोसीस्मल लाइन क्या है, समान तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है,
भूकंप रेखा कहलाती है। होमोसिस्मल लाइन क्या होती है कि जहां पर भूकंप का एक साथ ऐसे स्थान जहां भूकंप का अनुभव एक साथ किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सह भूकंप रेखा या होमोसिस्मल लाइन। ये मैंने दो तीन बार बोला ताकि आपके दिमाग में पूरी तरीके से सेट हो जाए, ठीक है। अब आगे देखिए, तो समभूकंप रेखा और सह भूकंप रेखा अभी केवल फैक्ट टू फैक्ट चल रहे हैं, अभी आगे क्लियर होगा। अब देखो भूकंप के कारण, भूकंप आते कैसे हैं, भूकंप के क्या क्या कारण हो सकते हैं भूकंप आने के। तो देखो ये इसलिए लिखना है, ये इसलिए समझना है भूकंप के कारण, क्योंकि पहली बात तो पता होना चाहिए, और दूसरी चीज क्या है कि कभी अब यदि यहां से थोड़ा सा और ज्यादा डीपली क्वेश्चन बनाएगा तो यहां से बना सकता है बिल्कुल ये सिंपल सा, कोई इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो भूकंप के कारण कैसे हो सकते हैं, भूकंप आता कैसे, सिंपल सी बात आप लोग ये जानते हो कि पृथ्वी पे जब कोई डिस्टरबेंस होगा, जैसे आपने देखा कि बहुत सारी कोई पहाड़ है बहुत बड़ा, ठीक है, पर्वत है कोई बहुत बड़ा, अब उसमें बड़ी बड़ी चट्टानें आपने देखी कि रखी हुई हैं। अब होता क्या है कि अब वहां पर क्रेशर मशीन लगा दी, या मतलब अपन क्या विस्फोट करते हैं, वहां पर पत्थरों की तोड़ाई की जाती है। अब बहुत हजार क्विंटल की चट्टानें रखी हुई हैं, अब आप उसको तोड़ रहे हो पूरी तरीके से, क्रेशर मशीन लगी हुई है, गिट्टी बन रही है, सब कुछ एक काम चल रहा है, आप ये मतलब विकासात्मक कार्य जितने भी वो करने के लिए आप सब काम कर रहे हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही वो डिस्टर्ब हुआ और वहां से गिरा, वो चट्टान जमीन पे गिरी और इतनी खतरनाक तरीके से, इतनी तेजी के साथ गिरी कि अंदर जो सतह के नीचे भी चट्टानें हैं, मैग्मा है, सब चीजें आपने पड़ी हुई हैं, तो वहां डिस्टरबेंस पैदा हो गया। जैसी डिस्टरबेंस पैदा हो गया तो वहीं पर क्या है, कंपन शुरू हो जाता है और तरंगे निकलती हैं, और ये आपका फोकस और एपिसेंटर, ये सब चीजों का निर्माण होता है और पृथ्वी में कंपन होना शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो देखो मतलब मेरे कहने का भूकंप के कारण क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है प्राकृतिक कारण, कि ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से जो भी हो और नेचुरल रूप से, और एक होता है मानव निर्मित, मतलब हम ही एक ऐसा काम करें कि जिससे भूकंप की उत्पत्ति होने लगे, ठीक है। तो आजकल सबसे ज्यादा अपन लोग ही ऐसे काम कर रहे हैं जिससे आपदाएं सबसे अधिक मात्रा में आ रही हैं, और प्रकृति तो जो कर रही है वो कर ही रही है। तो देखो प्राकृतिक कारक में क्या हो सकते हैं, पहली बात तो ज्वालामुखी। ज्वालामुखी कैसे, देखो अब इसीलिए कह रहा हूं कि पिछला वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से पूरे एक सीक्वेंस से देखने पड़ेंगे। ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, एक सिंपल तरीके से समझा दे रहा हूं, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। अब विस्फोट होने के बाद क्या इतना खतरनाक, जैसे मैंने बताया मौना लोआ, कल बताया था हवाई द्वीप वाला मौना लोआ, अब इतना खतरनाक तरीके से विस्फोट हुआ कि उसमें भी बड़े बड़े बम, ज्वालामुखी बम भी बताए थे कि बड़ी बड़ी चट्टानें गिरती हैं। तो उससे भी क्या है कि पृथ्वी की जो स्थिति, आंतरिक स्थिति है, उसमें डिस्टर्बेंस हुआ और भूकंप आ गया, तो एक ज्वालामुखी हो सकता है। अगला ये इसलिए इनको पढ़ना जरूर, प्राकृतिक कारक क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक कारक भूकंप के लिए, इनमें से कौन सा प्राकृतिक कारक है, ऑप्शन हो सकते हैं, तो इसलिए इनको ये थोड़ा सा पढ़ना है। ज्वालामुखी हो गया। दूसरा भ्रंश एवं संपीड़न, बस वही भ्रंश क्या होता है कि बड़ी चट्टानें हैं या पृथ्वी में कोई क्षेत्र है, एकदम से वहां पर दरार पड़ गई या कुछ ऐसा मतलब बहुत ज्यादा बरसात हुई या इतना बहुत तरीके से, और उस क्षेत्र में क्या हो गया कि पूरी पृथ्वी में डिस्टर्बेंस हो गया, यानी भ्रंश हो गया, कगार हो गया, गड्ढा बन गया, तो भ्रंश एवं संपीड़न के कारण भू संतुलन हो गया। विवर्तन की घटनाएं वही प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है, कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या है, तो उसके तहत विवर्तन की घटनाएं। अब ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो पिछला वीडियो देख लीजिए, लिंक आपको इसी वीडियो में नीचे मिल जाएगी। तो विवर्तन की घटनाओं का उल्कापिंड, पिछले वीडियो में मैं उल्कापिंड भी बताया था कि जो उल्कापिंड होते हैं वो जमीन पर गिरते हैं, बड़े बड़े उल्कापिंड गिरते हैं जमीन पर, जैसे ही पृथ्वी पर गिरे और वहां पर क्या, जैसे लोनार झील बनी महाराष्ट्र की, उस तरीके से गिरे और पृथ्वी के अंदर डिस्टर्बेंस आया, भूकंप आ गए। फिर अगला क्या है, भूस्खलन आप लोग अब सभी लोग जान रहे हैं, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में हो ही रहा है भूस्खलन, जब बहुत अधिक मात्रा में होगा और फिर तो क्या होगा, भूकंप आएगा। फिर गैसों का फैलाव, अब गैसों का फैलाव क्या होता है, देखो गैसों के फैलाव से संबंधित ऐसे अपन बता सकते हैं कि जैसे समुद्र है, समुद्र का तटीय क्षेत्र है, अब आगे वीडियो आएंगे तो ये भी चीजें आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तटीय क्षेत्र में क्या होता है कि जब लहरें आती हैं तो ये खाड़ी क्षेत्र में, ये जो तटीय क्षेत्र रहता है वहां जगह रहती है, तो पानी इस तरीके से जाता है और नीचे चला जाता है। मतलब कैसे, तटीय क्षेत्र है, लहरें आई और पानी यहाँ पर तट के क्या है, नीचे गहराई तक चला जाता है पानी, मतलब अंदर चला जाता है पानी। अंदर जाने के बाद आपको पता है कि 32 किलोमीटर जाने के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे ही पानी अंदर गया तो क्या होता है, वो भाप बन जाता है। भाप बनने के बाद क्या हो जाता है, वाष्प बन करके वो ऊपर निकलता है, दबाव पड़ता है चट्टानों पे, जहां अंदर की स्थिति पे, और भूकंप की स्थिति निर्मित हो जाती है। तो गैसों का फैलाव ये हो सकती है, उसकी परिभाषा हो सकती है। तो प्राकृतिक कारक में क्या क्या हो गए, ज्वालामुखी, भ्रंश एवं संपीड़न, भू संतुलन, विवर्तन की
घटनाएं, उल्कापिंड, भूस्खलन, गैसों का फैलाव, ये सब नेचुरल कारण हैं, ये हो सकते हैं, लेकिन इनसे तो अभी कम ही भूकंप आते हैं। आजकल जो अपन लोग जो कर रहे हैं उससे सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में आपदाएं आ रही है, मानव निर्मित कारण। पहली बात तो खनन। अब खनन क्या है कि माइंस है, इतनी कोयले की खदानें हैं। आपने कभी सुना होगा, कभी एक सुना होगा कि जो अपना जो बैतूल है, बैतूल के पास कोई गांव है, वो पर्टिकुलर गांव का नाम मुझे नहीं याद आ रहा, तो वहां पर कोयले की खुदाई चल रही है और इतना कोयला का ऐसी खदान इस तरीके से खुदाई की गई है वहां उस क्षेत्र की कि जमीन मतलब गांव ऊपर है, उसकी परतें पूरा नीचे नीचे सुरंग बना करके पूरा गांव ऐसा कर दिया है कि नीचे उनके जल मतलब कुछ है ही नहीं है, कभी भी पूरा का पूरा गांव धंस सकता है। तो इतना खतरनाक तरीके से जब खनन होता है, बड़े बड़े जैसे आप एनएमडीसी देख लो, एनएमडीसी जैसे हीरे की खनन करती है पन्ना में, तो आप जब देखो तो जो इतने नीचे गहराई तक खनन कर चुके हैं कि यदि कभी वहां पर डिस्टरबेंस हुआ, कुछ भी ऐसा स्थिति पैदा हुई कि चट्टानें खिसकी, कुछ भी ऐसा हुआ, तो भूकंप आने की संभावना या बहुत बड़ी आपदा की संभावना वहां हो सकती है। तो खनन ये हो गया मानव निर्मित। परमाणु परीक्षण, परमाणु परीक्षण आप लोग जानते हो, वो उत्तर कोरिया वाले भाई साहब हैं किम जोंग, वो करते ही रहते हैं परमाणु परीक्षण। मतलब परमाणु परीक्षण मतलब से सेंस है कि मिसाइल परीक्षण, कहीं कुछ परीक्षण बड़े बड़े। तो परमाणु परीक्षण अपन ने पोखरण में किया था, तो भूकंप जैसी स्थिति निर्मित हो गई थी और भूकंप आया था। ठीक है, बड़े बांधों का निर्माण। अब बड़े बांधों का निर्माण, इससे सबसे अधिक मात्रा में इसी की टेंशन है कि बड़े बांधों के निर्माण से ही भूकंप अधिक मात्रा में और भविष्य में आएंगे, और इनसे पहली बात तो भूकंप आएंगे और आपदाएं, जो नदियों का जल स्तर है और ये जो बाढ़ है, ये सबसे ज्यादा इन्हीं से आएंगे। ये सुरक्षा भी करते हैं और बहुत बड़ी आपदा के संकेतक भी हैं। बड़े बांधों के निर्माण से क्या होता है कि अपन क्या करते हैं कि जो पहाड़ों के बीच का क्षेत्र है वहां पर एक बांध अपन ने बना दिया, नदियों को रोक दिया, तो पानी का भराव इतना ज्यादा हो जाता है, तो जो पृथ्वी के अंदर का क्षेत्र है इतना ज्यादा दबाव हो जाएगा कि वहां पर भी क्या होगा कि पृथ्वी के अंदर डिस्टर्बेंस होने की स्थिति डेवलप हो जाती है। विकासात्मक कार्य, विकासात्मक कार्य वही है, मतलब विकासात्मक कार्य में सब कुछ आ जाएगा आपका। वन काटते हैं, जंगल काट रहे हैं, उस स्थिति में भी क्या है कि जैसे उत्तराखंड बाढ़ त्रासदी आपने देखी, केदारनाथ देखा, तो वहां पर पूरी जंगल की कटाई हो रही है, मानव बस्तियों का निर्माण हो रहा है, तो वहां भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न होगी। ये इसके कारण सब ये होंगे और तब क्या हो जाएंगी, भूकंप की स्थिति आएगी। तो देखो इतना सब मेरा समझाने का कारण ये था कि आपको बेसिक बेसिक चीजें समझ में आ जाए कि भूकंप आखिर आते कैसे कैसे हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ये भूकंप आने की संभावना है और भूकंप के कारण यही यहां तक हो गया। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भूकंपीय तरंगे, जो वेव्स की मैंने बात की थी, जो भूकंपीय तरंगे हैं। और इंपॉर्टेंट फैक्ट पहले यहां से 7-8 क्वेश्चन ये हो गए जितने भी अपने हो गए, और इसके आगे क्या है, इसके आगे अपनी भूकंपीय तरंगे हैं। भूकंपीय तरंगों से क्या है कि देखो मुख्य रूप से भूकंप में क्या है कि सिस्मोलॉजी, रेडॉन गैस, भूकंप मूल, भूकंप केंद्र, ठीक है, समभूकंप रेखा, सहभूकंप रेखा, प्राकृतिक कारक, मानव निर्मित कारक, ये हो गया इसका बेसिक नॉलेज। अब इसके बाद क्या है कि जब ये भूकंप आता है तो इतनी बड़ी त्रासदी होती है, वो किस तरीके से होती है, उसमें तरंगों का क्या रोल है, वेव्स का क्या रोल है। देखो 3 प्रकार की तरंगे हैं, PSL। कितनी तरंगे हैं? 3 प्रकार की तरंगे हैं, PSL। देखिए PSL जो मैंने 3 तरंगे बताई थी। अब देखो क्या भूकंपीय तरंगे जो है, सेस्मिक वेव्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वहां पर जो मैंने अभी जो मैंने आपको बताया, तो वो चीजें क्या है, बेसिक था इसका। और सबसे इंपॉर्टेंट जो भूकंप का मूल क्षेत्र है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है, वो ये तरंगों पे ही है। ठीक है, तो देखो भूकंपीय तरंगों की क्या बात करें। देखो तरंगों की बातों में ये है सबसे पहले कि ये मैंने जो बताया, ये फोकस और ये एपिसेंटर। अब क्या होता है कि जहां पर भी डिस्टरबेंस होता है, मतलब जहां पर भी स्थिति गड़बड़ होती है पृथ्वी के अंदर, वहां से क्या है कि तरंगे निकलती हैं, वेव्स निकलती हैं। और जब वेव्स निकलती हैं तो उन्हीं वेव्स के माध्यम से अपन को कंपन का एहसास होता है कि भूकंप आया, अब कंपन हो रहा है, पृथ्वी की स्थिति गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो अब उसमें तरंगे क्या है, 3 प्रकार की तरंगे हैं। एक है पी तरंग, ठीक है, जिसको प्राथमिक तरंग बोलते हैं, दूसरी एस और तीसरी एल। ये तीनों तरंगों को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है और मैं आपको बेहतरीन अभी ये बिल्कुल याद करवाने की कोशिश करूंगा ये है क्या। देखो बस दिमाग में थोड़ा सा एक बात याद रखिए कि जो फोकस है, अब मान लो यहां से तरंगे निकली, वेव्स निकलना शुरुआत यहां से हुई, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे वेव्स निकल रही हैं। ठीक है, तरंगे निकलना शुरुआत हुई। अब सबसे पहले क्या है, अपन पी तरंग की बात करेंगे, जिसको अपन प्राथमिक तरंग बोल सकते हैं, संपीडनात्मक यानी कि कंप्रेशनल ये भी बोल सकते हैं, संपीडनात्मक तरंग या पी तरंग। 3 नाम इसके हैं, प्राइमरी या कंप्रेशनल या
या पी वेव्स, इसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक तरंग या पी तरंग। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, देखो सबसे अधिक वेग मतलब सबसे अधिक जो गति में तरंग होती है वह कौन सी तरंग होती है, पी तरंग होती है। सबसे अधिक गति में तरंगें कौन सी कहलाती है, पी तरंग कहलाती है, जो सबसे अधिक गति। पहला पॉइंट याद रखना है कि सबसे अधिक गति वाली तरंग कौन सी है, पी तरंग है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, इसको अनुदैर्ध्य तरंग भी कहा जाता है। पी तरंग को क्या, अनुदैर्ध्य तरंग भी कहा जाता है। अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब समझ रहे हो ना आप, अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब होता है कि ऐसी तरंग जो ध्वनि तरंगों के समान होती है। जो पर बोल रहे हैं ना, आप तक आवाज आ रही है, तो जो ध्वनि तरंगों की समान होती है उन्हीं को क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। तो बस कुछ नहीं समझना और कि अनुदैर्ध्य तरंग वो सब आप फिजिक्स में सब अच्छी तरीके से समझ लेना, लेकिन अभी केवल यहाँ ये सर्वाधिक वेग वाली तरंग कौन सी है, पी तरंग है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इसको अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। मतलब अनुदैर्ध्य तरंग का यहाँ सेंस क्या है कि ध्वनि के समान जो तरंगें होती हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, अपन अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। दो बात हो गई। ठीक है, तीसरा क्या है कि ये एकमात्र ऐसी तरंग है जो प्रत्येक माध्यम में गति कर सकती है। अब आप खुद देखो, इसलिए मैं कहता हूं कि पुराने वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि वहां पर ज्वालामुखी में जिस चीजों को मैंने बताया था, पृथ्वी का क्रस्ट मतलब पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना वाला एक वीडियो है वो अब यहाँ पर काम आएगा। लेकिन फिर भी आप दिमाग में मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कैसे। देखो इसमें क्या तीसरा पॉइंट, प्रत्येक माध्यम में ये गति करती है। सब लोग जानते होंगे ठोस द्रव्य गैस तीन माध्यम। ठीक है, तो ये प्रत्येक माध्यम में गति करती है। अब पृथ्वी के अंदर ये माध्यम कैसे, मैंने बताया भूपृष्ठ, फिर उसके नीचे मेंटल, फिर उसके नीचे क्रूड। मेंटल में लावा है, ठीक है, वो कैसा है, गर्म है, गाढ़ा है, ठीक है, और उसके जस्ट नीचे क्रोड भी अति से ज्यादा गर्म है। तो मतलब जो पी तरंग है तो वो यहां से जब गति करेगी तो ये हर जगह पूरी जगह जाएगी। ठीक, कहां तक, पूरी जगह पर जाएगी तरंग है। तो ये पी तरंग जो है ना, तो पूरे मतलब भूप्रवृत्ति पे, पृष्ठ, मेंटल, क्रोड, ये हर जगह पर गति कर सकती है। कौन सी तरंग, पी तरंग। तो 3 पॉइंट हो गए, सर्वाधिक वेग वाली तरंग पी तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग पी तरंग, तीसरा प्रत्येक माध्यम में गति कर सकती है। ठीक है, क्या तीसरा, प्रत्येक माध्यम गति कर सकती है। अब इसकी औसत गति क्या है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में यह 8 किलोमीटर की गति कर सकती है पी तरंग। ये 4 बातें ये हो गई, सर्वाधिक वेग, अनुदैर्ध्य तरंग, तीसरी बात क्या होगी, प्रत्येक माध्यम में चल सकती है, और चौथी बात क्या है कि इसकी जो औसत वेग कितना है, इसको बिल्कुल दिमाग में याद रख लो, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब ये पी तरंग ही है जो सबसे पहले सतह पर आती है। ठीक है, क्या है, सबसे पहले सतह पर आती है। सतह पर आती है मतलब जैसे सिस्मोग्राफ स्टेशन है, सिस्मोग्राफ स्टेशन, मान लो यहाँ पर जानकारी ली जाती है कि भूकंप आने की, जो जहां पर जानकारी कलेक्ट की जाती है, तो सबसे पहले वहां पर कौन सी तरंग ब्लैंक करेगी, तो सबसे पहले कौन सी तरंग आएगी कि पी तरंग सबसे पहले सिस्मोग्राफ स्टेशन तक पहुंचती है। ठीक है, ठीक है, तो बात यहां क्लियर हो गई कि सबसे पहले सिस्मोग्राफ स्टेशन तक पहुंचने वाली तरंग कौन सी है, पी तरंग है। तो पी तरंग में कुछ और बिल्कुल बहुत सारा लिखा मिलेगा आपको, और बहुत सारे डायग्राम इस तरीके से बने होंगे, पी तरंग, एस तरंग, ठीक है, और भूकंपीय छाया क्षेत्र भी आप पढ़ोगे। लेकिन अभी केवल इंपॉर्टेंट कितनी है, 5 बातें हैं। सर्वाधिक वेग वाली तरंग, दूसरा अनुदैर्ध्य तरंग, तीसरा प्रत्येक माध्यम में गति कर सकती है, चौथा इसकी औसत गति कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, और पांचवा क्या है, सर्वप्रथम सतह पर यही तरंग पहुंचती है। मतलब क्या, जो सिस्मोग्राफ स्टेशन है सबसे पहले कौन सी तरंग की ज्ञात की जाती है, पी तरंग ही वहां पर पहुंच पाती है। बात यहां तक हो गई। अब दूसरा आया द्वितीयक या अनुप्रस्थ। ठीक है, द्वितीयक या अनुप्रस्थ या गौण या एस तरंग, मतलब सीधी सीधी बात है एस तरंग। मैंने इतने नाम इसलिए लिखे हैं क्योंकि सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या होता है, डिटेल पता है, बट यदि धीमे ऐसी क्वेश्चन पूछ लिया कि गौण तरंग इनमें से कौन सी है, पी एस एल, अब उसी में कंफ्यूजन हो गए। छोटी छोटी बातों, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, वहीं कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो जो गौण तरंग है वो किसको कहा जाता है, एस तरंग को कहा जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इनको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। कौन सी तरंग बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। जो आपकी कौन एस तरंगे क्या कहलाती है, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। ठीक है, देखो पहले मैंने बताया अनुदैर्ध्य तरंग, मतलब जो अपन ध्वनि के समान गति, जो अपन बोल रहे हैं आप तक ध्वनि पहुंच रही है, तो ध्वनि के समान गति पी तरंग है। एस तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। तो अनुप्रस्थ तरंगों को क्या कहलाता है कि ये तरंग जो प्रकाश की गति होती है, तो उस गति के ऊपर क्या बोलते हैं, उस गति की भांति चलती है, तो उनको क्या बोलते हैं अपन, अनुप्रस्थ तरंगे। तो एस तरंगे कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंगों जैसी होती है।
अच्छा, ये केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो पी तरंग प्रत्येक माध्यम में, एस तरंग केवल पर्टिकुलर ठोस माध्यम पर ही चल सकती हैं। तो इससे मतलब अंदाजा क्या लगाओगे आप, ठोस माध्यम तो मतलब भूपर्पटी पे रहेगी और मेंटल तक ही सीमित रहेगी, लेकिन क्रोड पर नहीं पहुंच पाए क्योंकि वो क्या है, पूरी तरीके से द्रव है। ठीक है, तो वहां मेंटल में क्या है, पूरी तरीके से द्रव भरा हुआ है, तो ये मेंटल तक, क्रोड पे क्या है, पूरी तरीके से द्रव भरा हुआ है, तो वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। तो सीधे सीधे क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन यहां से बनाए, इनमें से कौन सी तरंग है जो क्रोड तक नहीं पहुंच पाती। आपको केवल एक बात याद रखना है कि पी तो पहुंच जाएगी, भले ही उसकी गति धीमी हो जाए क्योंकि वो प्रत्येक माध्यम में चलती है, बट एस नहीं पहुंचेगी। एस इसलिए नहीं पहुंचेगी क्योंकि अपन को ये जानकारी है कि एस तरंग केवल ठोस माध्यम पे ही गति करती है। तो ठोस मतलब भूपृष्ठ पे ही पाया जा सकता है और मेंटल तक पाया जा सकता है, क्रोड पे तो ठोस होगा नहीं, क्योंकि वहां पर मैंने पहले बता चुका हूं कि 32 किलोमीटर जब जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है, 2900। ठीक है, तो मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पर क्या है, पूरी तरीके से क्या है, द्रव भरा होगा, तो वहां ये जाएगी नहीं इस तरंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि ठोस माध्यम पे गति नहीं करती है। अगली चीज क्या है कि देखो क्रोड पे नहीं, वही क्या है अगला, ये अगला पॉइंट हो गया कि क्रोड से नहीं जाती, मतलब कहां पर, क्रोड तक नहीं पहुंच पाती। इसकी गति कितनी है, इसकी गति है 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति है। पी तरंग की गति कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, और एस तरंग की गति कितनी है, 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति है। मतलब ये सबसे तीव्र गति हो गई, ये उससे थोड़ा सा धीमी हो गई। ठीक है, तो ये एस तरंग हो गई। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बेहतरीन वाली, जिसके जो पूरा बर्बाद करके रख देती है, वो है धरातलीय तरंग या सरफेस वेव, जिसको एल वेव बोलते हैं, एल वेव्स बोलते हैं। ठीक है, एल वेव्स या लव वेव्स भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो खोज करने का श्रेय है वो एचडी लव, एडवर्ड लव के नाम से ही इसका नाम पड़ा है, एल वेव या लव वेव्स। इसको धरातलीय तरंगें भी बोला जाता है, मतलब सरफेस पर सबसे बड़ी विनाशकारी तरंग यही होती है। देखे होंगे कि पूरी पृथ्वी क्या हो जाती है, कहीं कहीं ऐसी इतनी दरारें हो जाती हैं, बहुत पूरे घर के घर, गांव के गांव, देश सब कुछ समा जाता है। तो ये कौन सी तरंग करती है, आपकी एल तरंग करती है। ठीक है, और सबसे धीमी गति, आराम से चलती है, बर्बादी खूब करती है। क्या है, आराम से चलेगी, बर्बाद खूब करेगी। तो ये क्या है, पहले पी पहुंच गई कहां पर, सिस्मोग्राफ पर, फिर एस पहुंच गई, अब ये धीरे धीरे आराम से आती है एल तरंग। अब आराम से आई यहां, फिर सिस्मोग्राफ स्टेशन पर क्लिक हुई कि एल तरंग की गति आ चुकी है। अब वो इस तरीके से गति करती है और जितनी स्पीड पे वो जहां जहां भूकंप ये तरंग ये जाएगी, वहां पूरा तरीके से क्या है, विनाश कर देगी, सब कुछ बर्बाद कर देती है। ये कौन सी तरंग है, वो एल तरंग है। और इसका फिर अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ ले कि वह कौन सी तरंग है जिसका वेग सबसे कम होता है, तो आपकी कौन सी है, एल तरंग है जिसका वेग सबसे कम होता है। और यहां से क्वेश्चन बना सकता है, इपी सेंटर, जो इपी सेंटर ये होता है, इपी सेंटर में सबसे बाद में पहुंचने वाली तरंग कौन सी है, तो सबसे बाद में पहुंचने वाली तरंग कौन सी है, एल तरंग है। इसकी गति 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड इसकी गति होती है। कितनी होती है, 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की इसकी गति होती है। देखो पी एस एल, अब आप लोग सब लोग एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इनको, 1 मिनट में सॉरी। देखो प्राथमिक पी तरंग, सर्वाधिक वेग वाली तरंग, दूसरा अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है, कौन सी तरंग, अनुदैर्घ्य ध्वनि के समान, तो अनुदैर्घ्य तरंग। तीसरा क्या हो गया, प्रत्येक माध्यम में चल सकती है। चौथा इसका क्या है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से गति कर सकती है। पांचवा क्या है, सर्वप्रथम सतह पर पहुंचती है। ठीक है, ये हो गई आपकी प्राथमिक तरंग या पी तरंग या संपीड़नात्मक तरंग। अगली है द्वितीयक या अनुप्रस्थ या गौण तरंग है, ये इसको क्या बोलते हैं, एस वेव्स बोलते हैं। एस वेव्स में क्या है, एस वेव्स में क्या है कि ये क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, मतलब प्रकाश की चाल वाली तरंग है, ये अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम की तरह का व्यवहार करती हैं। अगला क्या है, ये केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं। जब ठोस माध्यम में चल सकती हैं तो मतलब क्या है, ये क्रोड पे पहुंची नहीं, क्योंकि क्रोड कैसा है, द्रव माध्यम में, द्रव है वहां पर, तो क्रोड पे नहीं पहुंचती। इसकी गति कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड पी तरंग की, तो ऐसी कितनी है, 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड इसकी एस की गति हो गई। अगला ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे विनाशकारी सीधे सीधे पूछ, विनाशकारी तरंग कौन सी है, तो विनाशकारी तरंग अपनी कौन सी है, एल तरंग है। और इसको क्या बोला जाता है, धरातलीय तरंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये सरफेस पे ही अधिकतर चलती है। तो ये क्या है, सबसे पहले आराम से आती है, ये याद रखना है, एल तरंग आराम से आती है, मतलब क्या है, एपी सेंटर में सबसे बाद में पहुंचेगी। जब आराम से आएगी, सबसे पहले तो पी पहुंच गई, फिर एस पहुंच गई, और सबसे बाद में कौन सी पहुंची, एल तरंग। और इसका वेग कैसा होता है, वेग इसका सबसे कम होता है। ठीक है, बाद में पहुंचेगी तो मतलब वेग सबसे कम है। और इसकी औसत चाल कितनी है, 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड इसका औसत चाल है। अब इसके बाद तीन पॉइंट और हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके भूकंप से संबंधित 3 पॉइंट और हैं। देखो 3 पॉइंट में क्या है कि अब आपने ये सब चीजें तो समझ ली कि भूकंप के निर्मित मतलब बनते आते कैसे हैं, जगह कौन सी होती है, तरंगे कौन सी होती हैं। अब सबसे बड़ी चीज क्या है, इसके पैमाने की बात कर लेते हैं। मतलब ये जो आपने देखा टीवियों में, पेपरों में, ये सब चीजें आपने सुनते होंगे कि 6 तीव्रता का भूकंप, 2 तीव्रता, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जब आ गया तो मतलब हाई लेवल पे आ जाता है, भूकंप आता है। तो ये सब आप लोगों ने सुना होगा। तो देखो कुछ पैमाने हैं इसके जहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बनी रहती है। तो 3 पैमानों के नाम में लिख रहा हूं। पहला पैमाने का नाम है रोसी-फेरल स्केल। क्या नाम है ये? रोसी-फेरल स्केल, पहला पैमाना। ठीक है। दूसरा है मर्केली। कौन सा है? इनके केवल नाम याद रखनी है बिल्कुल सिंपल मर्केली स्केल, बस इनके नाम पर थोड़ा टफ है। और तीसरा है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल, ये सब भूकंप के माप वाले हैं। देखो स्केल क्या है, ऐसे मतलब एक पैमाना बना, ठीक है। ये यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक मैंने वो कर दिया। यहाँ 1 बना दो और यहाँ 10 लिख दो। अब क्या होता है कि जैसी पी तरंग आई, एस तरंग आई, एल तरंग आई, जो भी आई, तो ये सिस्मोग्राफ स्टेशन में ये रखा है जैसे, ठीक है। तो यहाँ पर आई तो ये तरंगे बता देगी इतनी तीव्रता, इतनी तीव्र गति से तरंग आया, तो उसके लिए अलग अलग पैमाने हैं। देखो जो रोसी-फेरल स्केल है, इसका जो मापक है वो 1 से 11 तक है। कहाँ तक जाएगा ये? 11 तक इसका मापक होता है। रोसी-फेरल स्केल से भूकंप की तीव्रता मापते हैं, 1 से 11 तक रहता है। ठीक है। अब मर्केली स्केल, ये है 1 से 12 तक। स्केल है अलग अलग भूकंप को नापने वाली। 1 से 12 तक क्या है? ये अनुभव प्रधान है कहलाता है इसको, और 1 से 12 तक इसकी स्केल रहती है। ठीक है। कुछ इसमें जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस केवल इतना याद रखना है। कभी कभी यदि पूछ ले, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सी स्केल या तीव्रता वाली स्केल, कुछ भी ये सिंपल सा पूछेगा। 4 ऑप्शन, भूकंप की तीव्रता इनमें से किनमें से नापी जाती है, एक नाम को ये दे देगा, बकाया अलग नाम। तो आपको 3 नाम याद रखने, रोसी-फेरल स्केल, मर्केली स्केल, रिक्टर स्केल। तो अब 1 से 11 तक कौन सी है? रोसी-फेरल। मर्केली कहाँ? मर्केली कितनी है? 1 से 12 तक है मर्केली स्केल। अब रिक्टर स्केल, ठीक है। ये जो रिक्टर स्केल है, यही तीव्रता मुख्य रूप से वर्तमान में बताती है कि कितना खतरनाक तरीके से मतलब आया। देखो 2-3 तक आए तो सिंपल सा अपन को झटके बस महसूस होते हैं। आपने भी देखे होंगे जब भूकंप आता तो हल्के झटके होते हैं, मतलब 2-3 तीव्रता मतलब ये जो तरंगें आई है ना, तो ये बिल्कुल आराम से, जो एपी सेंटर है वो बहुत दूर, फोकस बहुत दूर है, एपी सेंटर उसका बहुत दूर है, तो वहां से आते आते तरंगें क्या हो जाती है, बहुत धीमी हो जाती है, तो उतना ज्यादा कंपन नहीं हो पाता। लेकिन आंतरिक स्थिति में कंपन ज्यादा ही होता है। ठीक है। तो मतलब रिक्टर स्केल ये यही बताता है मुख्य रूप से तीव्रता। ये 10 गुना के हिसाब से रहता है, मतलब जैसे 1, और इसका जो पैमाना रहता है वो 0 से 9 तक होती है। ये 1 से 11-12 तक ये हो गया, 0 से 9 तक होती है। मतलब 0 से 1 पे आया, यदि यहाँ पर 1 आया तो मतलब एक भूकंप सिंपल सा आया। जब 2 आएगा तो मतलब इससे ये 10 गुना ज्यादा आया तीव्रगत। मतलब कैसे, ये लघुगणकीय पद्धति पर रहता है, उसका ज्यादा डिटेल समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूं कि 1 से 2 तक आया तो मतलब क्या कि जैसे 1 में हल्के झटके महसूस हुए तो 2 में ये हल्के से मतलब 10 गुना ज्यादा झटके महसूस होंगे। यदि 2 तीव्रता तक भूकंप की ये 2 तीव्रता तक पहुंच गया, 3 पहुंचा तो अब ये इसका 10 गुना ज्यादा, 10 गुना, सीधे सीधे 10 गुना ज्यादा। अब जब 9 तीव्रता तक का जापान में भूकंप आया, कितने? 9 तीव्रता तक के भूकंप आए, तब समझ लो पूरा पलट देता है सब कुछ, पूरी पृथ्वी की पृथ्वी ऐसी हो जाती है उस पर्टिकुलर क्षेत्र पे जहां पर भूकंप आता है। तो कुछ नहीं, रोसी-फेरल स्केल, मर्केली स्केल, रिक्टर स्केल, ये भूकंप की मतलब ये मापक है, ये जो भूकंप की तीव्रता के मापने वाली स्केल है। तो क्लियर हो गया यहां तक। अब देखो क्या होता है कि इसके बाद यदि देखा जाए तो देखो अब भूकंप तीव्रता कैसे इसकी आती है। कभी कभी क्या होता है, जैसे सिंपल से अपन को झटके महसूस होते हैं, ये केवल जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, जैसे सिंपल से झटके महसूस हुए तो अब भूकंप में भी क्या है कि गहराई के आधार पर ही ये तय होता है कि भूकंप कितनी तीव्रता से आएगा और क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले जब कभी फोकस जो होता है पृथ्वी का, जो फोकस है, यदि वो 0 से 30 किलोमीटर तक के अंतर्गत है, कितना? 0 से 30 या 35 मान लो, 35 ये डिसाइड किया गया 0 से 35। अब आप खुद जानते हो, अब ये केवल बेसिक वाली अब बात यहां चलेगी कि PSL
3 तरंगे हैं, विनाशकारी एल तरंग है, यहां से तुरंत पी पहुंच जाएगी, तुरंत एस भी पहुंच जाएगी, तुरंत एल भी पहुंच जाएगी। क्यों? भले ही सबसे बाद में पहुंचेगी, लेकिन यदि पास में इसका फोकस है तो जल्दी पहुंचेगी। तो सबसे ज्यादा मतलब इसकी तीव्रता भले ही जल्दी पहुंच गई तो ये उतना इसकी तीव्रता घट भी नहीं पाई और सबसे अधिक मात्रा में विनाश करना शुरू कर दिया एल तरंग ने। तो यदि छिछले केंद्र वाले या बिल्कुल पास के केंद्र फोकस होता है, जब बिल्कुल पास में रहता है के फोकस, तो फिर भूकंप में क्या है, उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा तबाही मचती है। हल्का सा भी भूकंप आया तो भी तबाही अधिक हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, मध्यम केंद्र, यदि 35 से मध्यम केंद्र रखा गया है 35 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक, ठीक है। तो अब बस अब आगे कोई बताने की जरूरत नहीं है, मतलब जितने ही दूर फोकस रहेगा उतने ही भूकंप के झटके अपन को क्या है, कम महसूस होंगे, ठीक है। तो ये जाके 350 से 700 किलोमीटर तक फोकस बनता है तो ये भूकंप की स्थिति निर्मित होती है। तो आपको ये सब चीजें पूरी अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आई होंगी, ठीक है। फिर भी यदि आपको कहीं लगता है कि अभी फिर भी भूकंप में कुछ डाउट है, मुख्य रूप से ये जितने एग्जाम में आ सकते हैं वहीं तक आपको चीजें समझाई गई हैं। बकाया भूकंपों का विश्व वितरण भी है, ठीक है। विश्व वितरण में क्या है, कहाँ कहाँ पर भूकंप, कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर अधिकतर आने की संभावनाएं रहती हैं। तो अपने सिलेबस से वो मतलब जरूरी नहीं है वो कि उसको, उसमें भी क्या है, प्रशांत महासागरीय पेटी में अलग स्तर पे आते हैं, मध्य महाद्वीपीय पेटी है, ठीक है। और भूकंपीय छाया क्षेत्र होता है। छाया क्षेत्र में थोड़ा सा बता देता हूँ। छाया क्षेत्र क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि पी तरंगे कहाँ है, प्रत्येक माध्यम में चल रही हैं, और जो एस तरंगे कहाँ हैं, ये ठोस माध्यम में नहीं चल रही है। एल तरंगे धरातली तरंगे हैं। कहीं कहीं कुछ क्षेत्र ऐसे रहते हैं कि जहां पर इसे चट्टानें ज्यादा हो गई, कुछ चट्टानें ज्यादा हैं तो वहां पर ये तरंगे नहीं पहुंच पा रही, ऊपरी क्षेत्र ही ऐसा है, ठीक है। या जैसे मेंटल में ही रहता है, द्रव भरा रहता है तो वहां पर ये एस तरंग नहीं पहुंच पाएगी। तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर पृथ्वी के अंदर क्षेत्र रहते हैं, कुछ ऐसी डिग्री क्लियर रहती है फोकस के हिसाब से कि वहां पर ये कोई भी तरंगे नहीं पहुंचती, तो वहां पर कोई एहसास नहीं होता, तो उसको बोल देते हैं भूकंपीय छाया क्षेत्र बोल देते हैं, ठीक है। तो अब ये बात यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको पूरी तरीके से। अब अगला जो अपना टॉपिक है, अब देखो इसके बाद एक टॉपिक रहता है वैसे ही तो देखा जाए तो सुनामी का। अब सुनामी में क्या है कि सुनामी से कुछ ऐसे क्वेश्चन बनने लायक है नहीं है। सुनामी का बिल्कुल सेंस क्या है, समझना वाली बात ये है सुनामी की कि जैसे ये भूकंप आए धरातलीय क्षेत्र में तो ये पी एस एल सब कुछ अपन ने पढ़ लिया। अब सुनामी के 2 मिनट की ये बात है, सुनामी पूरी क्लियर हो जाएगी। सुनामी में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं है। देखो सुनामी क्या होती है कि बिल्कुल ऐसे ही भूकंप आते हैं, यही पूरी स्थिति है, बट एक बात बस है कि वही भूकंप आपके कहाँ आ जाएंगे, समुद्र या सागर पे आ गए। मतलब मान लो कि ये प्रशांत महासागर है, अब उसका फोकस यहां बन गया, एपिसेंटर भी उसके उसी क्षेत्र पर है, तो मान लो एल तरंग आई सीधा ऊपर आई तो यहाँ का जो जल की स्थिति है वो क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, तो बड़ी बड़ी लहरें चलने लगती है। जैसी अधिकतर मात्रा में लहरें चलेंगी, तट से टकराएंगी, तो बोल देते हैं सुनामी आई। बस बकाया कुछ नहीं, वही तरंग है, वही क्षेत्र, अब उसका कितना क्राइटेरिया बढ़ता है, कितनी एरिया तक भूकंप आया, ठीक है। यहाँ पर मतलब जो समुद्र है उसके अंदर स्थिति जो समुद्र की है वहां पर कितनी एरिया का आया, तो उसी हिसाब से सुनामी आती है। और सुनामी में कुछ है नहीं। सुनामी के सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पड़ता है, जो तटीय समुद्र है, तटीय द्वीप है और ये देश है कोई भी, वहां पर इनका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है तो उनको सुनामी बोल देते हैं। क्लियर। अब इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा पठार। पठारों में से क्या अपन पढ़ेंगे, पठारों में से पठारों के पहले प्रकार पढ़ेंगे, फिर पठार कौन कौन से पठार है, कहां कहां से पठारों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसकी जानकारी लेंगे, ठीक है। धन्यवाद। अब आपको समझ में आ गया होगा पूरा। एक बार और देखिए तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा।